नमस्कार एंड जय हिंद एंड वेलकम टू संवाद। आज हमारे मेहमान हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, फॉर्मर जीओसी 15 कोर एंड 21 कोर ऑफ द इंडियन आर्मी एंड प्रेजेंटली मेंबर ऑफ द एनडीएमए। वेलकम टू संवाद सर। Thank you, Jai Hind, to all our viewers. सर, And it's a pleasure to come back to you after some time. दिस इज ऑलवेज अ प्लेजर होस्टिंग यू सर। तो सर हम शुरू कर रहे हैं सर, सिंस वी आर डिस्कसिंग पाकिस्तान एंड बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जस्ट रिप्रेजेंट्स, परहैप्स रिप्रेजेंट्स व्हाट इज रॉन्ग विथ पाकिस्तान। सर, एक ट्रेन हाईजैक होती है एंड पाकिस्तान हैज ऑलवेज सीम्स टू बी द पायनियर इन हाईजैकिंग सर। Along with the Palestinians, they started the air hijacking in the late 60s and 70s, and now this train hijacking. Although मैं पहले से ही सर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ सबको सर कि we both of us, I also speaking on behalf of you also sir, both of us condemn any loss of any innocent life in whatever happens around the world. तो सर बलूचिस्तान में दिस इंसर्जेंसी, दे कॉल इट द इंसर्जेंसी, बट जो स्ट्रगल चल रहा है दिस इज द फिफ्थ राउंड ऑफ स्ट्रगल। और जो 2005-6 से करीब करीब चल रहा है, जब अकबर मुफ्ती को जनरल परवेज मुशर्रफ ने ही गॉट हिम असैसिनेटेड सॉर्ट ऑफ, आई वुड से। सो आफ्टर दिस ये चलता जा रहा था, बट फॉर द लास्ट ईयर एंड पर्टिकुलरली दिस ईयर सर, इट हैज बीन वेरी बैड फॉर पाकिस्तान। मैं देख रहा था सर साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल पे 70 incidences of violence in Balochistan, of terror violence, 135 security personnel dead, compared to 66 जो वो insurgent बोलते हैं, rebels बोलते हैं, 66 rebels killed and 135 of security forces personnel killed. तहरीके तालिबान पाकिस्तान अलग सर अपना प्रेशर बिल्डअप कर रहा है लगातार, वो भी ऑडेशियस अटैक करता है सर। हो क्या रहा है पाकिस्तान में? देखिए माइन साहब, पाकिस्तान में वो हो रहा है जो होना था। इन द सेंस, ये पुरानी कहावत है और हम लोग बहुत दिनों से इस पर चर्चा करते आए हैं कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो एक ना एक दिन वो सांप आपको काट ही लेंगे। देखिए, दिस वाज आई थिंक वेरी फेमसली स्टेटेड बाय हिलरी क्लिंटन एट वन टाइम, यू वांट टू कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, वन डे दे विल बाइट यू। अब पाकिस्तान का रवैया ये रहा है फॉर मेनी इयर्स, एवर सिंस वेल एवर सिंस आई वुड से द 80s, जब इनको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली तालिबान को खड़ा करने की 1980-81 में। सोवियट्स ने जब इन्वेड किया था अफगानिस्तान को, इन्होंने वो रेफ्यूजी कैंप्स के अंदर से लोगों को निकाल निकाल कर वहां से उनको रेडिकलाइज करके और भेजा अफगानिस्तान में, नाम दिया जिहाद का वहां पर, उसी से वो जिहादी टेररिज्म का नाम आया। दे आर द वंस हु फॉट अगेंस्ट द सोवियट्स। फिर जब खत्म हो गई लड़ाई, उन बड़ा कॉन्फिडेंस आया पाकिस्तान के अंदर। आईएसआई वाज वन ऑफ द लीड इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड व्हिच गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू डू इट। जब ये हुआ खत्म, तो वो जो जिनको रिक्रूट किया था करने के लिए, द सो कॉल्ड मुजाहिदीन, वो अब they were without any jobs, they were free to be employed anywhere, they became the mercenaries. अब पाकिस्तान ने सोचा कि इनको अब हम अलग जगह लगाते हैं, द थॉट ऑफ कश्मीर, which was the retribution करने के लिए for what happened in 1971 up to 1989 से आपको मालूम है कि ये कहानी शुरू हो गई। 1987 में, सॉरी 2007 में, you found a pushback against the Pakistan army from some of these elements themselves. And the Pakistan army under Musharraf at that time made the same mistake that perhaps we in India had made at some time, of addressing a politico-religious problem militarily. And उसको करके और they went into the Lal Masjid, and तब से शुरुआत इनकी हो गई लड़ाई तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ। तो अब तीन पहलू हो गए, धीरे 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 इनके जो है टेररिज्म के तीन पहलू हो गए। एक तो हो गया तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो एसेंशियली पश्तून सेटअप था, है अभी भी। बलूच जो, जैसे आपने बिल्कुल सही तरीके से अभी बताया कि पांचवा दौर उनका 2005 के बाद पांचवा दौर जो है इंसर्जेंसी का, जिसको पाकिस्तान टेररिस्ट कहते हैं मगर पूरी दुनिया बाकी इनको इंसर्जेंट कहती है।
और तीसरा है इंटरनल, जो एक और है एंटी शिया, एंटी सूफी, उनके खिलाफ जो एक रेडिकलाइज्ड मूवमेंट सिपाही सलाह समथिंग इज कॉल्ड, लश्कर जंग भी है। ये तीन तीन अलग अलग पहलू इस मूवमेंट की शुरू हो गए, इस टेररिज्म के शुरू हो गए। एंड पाकिस्तान थॉट दैट दे कैन जगल विद इट। इसको जगल करना बहुत आसान होगा, हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ इनको इस्तेमाल करो, जो पंजाबी टेररिस्ट हैं इनको फ्रेंडली टेररिस्ट उनको वहां इस्तेमाल करो, और काउंटर करो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, बलूचिस्तान की भी जो भी सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं उनको काउंटर करो। तो they were always on tenterhooks trying to fight this system and manage the terrorists using terrorism as a weapon everywhere. मैं समझता हूं कि एक बहुत very important phase, a very very important juncture was the 2014 attack on the army public school, जिसमें 132 बच्चे मारे गए, और उससे पाकिस्तान रियलाइज्ड कि अब तो इनको सीरियसली टेररिस्ट के खिलाफ जाना पड़ेगा, एंड दैट्स हाउ द काउंटर टेररिज्म थिंग्स स्टार्टेड इन पाकिस्तान। मगर उसमें भी उन्होंने जितने इंटरनल टेररिस्ट थे, जो लश्कर जंग भी, एंटी शिया एक्सेट्रा जो थे, और जो पश्तून वाले थे उधर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनको टारगेट किया। पंजाब के टेररिस्ट जो बाकी थे, लश्कर तौयबा, जैश मोहम्मद, अल बदर, इन सबको कुछ नहीं, हिजबुल मुजाहिदीन जो कश्मीरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था उसको नहीं, उनको सबको फ्रेंडली टेररिस्ट बना के रखा। और ये जो थे ये अनफ्रेंडली टेररिस्ट हो गए, और इंक्लूडिंग बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का इशू और ज्यादा बढ़ा, 2005 से मल्टीप्लाई करता रहा, इन द सेंस जब चाइनीज एंट्री हो गई, जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2013 से बनना शुरू हो गया, तो it became very evident that the Baluch would just not accept it. Because as it is, the Baluch were being looted of their resources. A 10-11% population in an area which is 40% of Pakistan's real estate, and which has got some of the rare earths, some great minerals all over. Everything which was being extracted from Balochistan, none of that came back to the people. And that was the major reason why Nawab Akbar Bhutti had also risen against this entire thing at that time. कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये पंजाबियों के खिलाफ, खासतौर में पाकिस्तान में पंजाबियों के खिलाफ बहुत ज्यादा ये मूवमेंट शुरू हुआ। सो दिस हैज बीन मल्टीप्लाइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड इसके अलग अलग पहलू हुए हैं, कभी कुछ मजबूत हो जाता है, कभी कुछ कमजोर हो जाता है, बट ऑफ लेट द important aspect to remember is that Tehreek-e-Taliban Pakistan has also become very active. Balochistan had lots and lots of different incidents, but the talk around the world was about Tehreek-e-Taliban Pakistan. What they were doing in those areas in Khyber Pakhtunkhwa, etc. तो उसकी वजह से उनका जरा थोड़ा, their whole profile around the world was increasing. And now we are in those difficult times when the world is in turbulence. And मेरे ख्याल से, मेरे assessment में, terrorists around the world were also seeking their position under the sun. कि भाई ये मौका है जब पूरी दुनिया थोड़ी अचंभे में है, टर्बुलेंस के अंदर है, seek your areas of dominance. तभी आप सीरिया में देखिए जो हो रहा है, बाकी जगहों पर, in Middle East also it has not manifested itself so strongly yet, but I was expecting कि कहीं ना कहीं कोई major terrorist act होगा, and one of my other assumptions was basically from flowing out of October the 7th, कि ये October the 7th को देखकर और इसका असर जो हुआ उसको देखकर बहुत से टेररिस्ट ग्रुप टेम्प्ट होंगे कि इस तरह का स्पेक्टेकुलर एक्ट कोई करो तो उससे उनको डिविडेंड मिलेगा। हालांकि हमास को कोई डिविडेंड नहीं मिला, हमास के ऊपर तो आपने पूरे गाजा को तबाह कर दिया, ठीक है, कोई डिविडेंड नहीं मिला, मगर टेररिस्ट के जहन में नहीं जाता ये। टेररिस्ट समझता है कि बड़ा एक्ट होगा तो उससे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा। एंड आई थिंक more in the world of terrorism, most terrorists must be looking at how to do big acts, something जैसे पुलवामा किया था इन्होंने यहाँ,
or of course many times over, was October the 7th. And now the BLA, in competition with the profiling of Tehreek-e-Taliban Pakistan, looked at something which would be spectacular, which would draw the attention of the world to the incompetence, the ongoing long standing insurgency inside Baluchistan, जिसको लोग भूल गए थे, इसको उभरना, to bring it back to limelight. This is what always happens. Big events always lead to this. October the 7th was meant to bring the Palestinian issue back to the table when Abraham Accords were being given prominence. आपको याद है जब 1973 में सदात ने टेररिज्म तो नहीं मगर लड़ाई को इस्तेमाल किया as conventional war, he used just to throw up the issue of Sinai. So that is how normally when you look at resolving militarily, a big act of this kind is very important. So that's the way you need to look at this particular action which has happened here. I will end this part of the intervention by saying the Pakistan Army, as always, as mostly we have found, attempted to address the whole issue in a very, very ham-handed way. जो उनको सिर्फ तरीका एक मालूम है, हथियार लो, हथियार चलाओ. हथियार चलाने की कोशिश की, and you have seen at the end of it, unconfirmed, but what is emanating from the reports which are coming in from Baluchistan, etc., is that the Pakistan Army has lost a very large contingent of servicemen who have been shot dead, perhaps as hostages. सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही सर अबाउट द पाकिस्तान आर्मी. सर, मैं इनको समझना चाह रहा था, क्योंकि हम जब पाकिस्तान स्टेट को रेफर करते हैं तो बेसिकली पाकिस्तान आर्मी को ही रेफर करते हैं, क्योंकि स्टेट नाम की कोई चीज वहां पे जो हम डेमोक्रेसी में रहते हुए गवर्नमेंट और एक डेमोक्रेसी गवर्नेंस, वहां सब कुछ पाकिस्तान आर्मी इवन बिजनेस तक में इन्वॉल्व है. जो पार्टीशन हुआ सर 47 ऑनवर्ड्स, वो एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करते रहे, हिंदुस्तान का भय दिखाते रहे और बेसिकली अपने आप को स्ट्रेंथन करते रहे. अब मेरा ये मानना है सर इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए सर कि वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ अपनी छोटी साइज को लेकर करते थे कि पाकिस्तान में देयर आर पोर्शंस जहां सर पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान में शायद 90 माइल्स का डिफरेंस है, तो हम पीछे कहाँ जाएंगे सर. तो अफगानिस्तान को एक्सप्लॉइट करते रहे. कोई सेंसिबल देश अगर होता सर मेरे हिसाब से तो एक डिफेंसिव माइंडसेट में रहता सर, वो एलाइज बनाता, अपने पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे रखता और कोशिश करता कि कॉन्फ्रंटेशन कम से कम. बट पाकिस्तान आर्मी ऑन द कॉन्ट्रेरी सर हमेशा बड़ी अग्रेसिव आर्मी रही. 47 ऑनवर्ड्स, मतलब इंडिपेंडेंस हुआ नहीं कि वो कश्मीर पे उन्होंने चढ़ाई कर दी, शांति न उन्होंने रखी है न रखने दी. इस पाकिस्तानी आर्मी के माइंडसेट को आप कैसे देखते हैं? मयंक साहब, जब मैं सर्विस में था तो हर साल एज अ ब्रिगेड कमांडर, डिवीजन कमांडर, कोर कमांडर, हर साल में एक चीज जरूर करता था. जब हमारी लड़ाई वॉर गेम होती थी ना, फॉर्मेशन की वॉर गेम होती, तो उसमें मैं एक दिन मुकर्रर करता था which will be for a presentation and discussion on the psyche and mindset of the Pakistan Army. जो आपने बिल्कुल सही चीज कही है, एक विचित्र किस्म की, एक very characteristic army, right? It has got a huge amount of strengths and weaknesses, both. Strengths, a lot of people have criticized me yesterday जब मैंने किसी पॉडकास्ट में कहा कि the Pakistan Army is a professional army. मैं अभी भी I still hold that कि professionally, हाँ, अभी भी वो they know their job. They know their job in terms of at the tactical and sub-tactical level they seem to be quite good. अब आप उनकी quality of defenses देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, या जो ओवरऑल डिप्लॉयमेंट है उनका पैटर्न है, जिस तरह से उन्होंने ट्रेनिंग की है, जिस तरह से मुजाहिद यूनिट्स को उन्होंने डबल ट्रिपल रोल में इस्तेमाल किया है, ये सब चीजें दे आर क्वाइट गुड. एंड देयर आर सम थिंग्स व्हिच द इंडियन आर्मी हैज एक्चुअली बोरोड फ्रॉम द पाकिस्तान आर्मी. जो मुझको कह रहे थे कुछ, उनको मैं बताऊं कि रेकी एंड सपोर्ट बटालियन जो हमारे आर्मी में है वो कहां से आई है? पाकिस्तान आर्मी से आई है. हमने, हमारे पास नहीं थी रेकी एंड सपोर्ट बटालियन, 1982-83 में जाकर हमने अडॉप्ट की after seeing their system. So there are some things professionally जो हम as soldiers we all recognize कि our adversary is good at something. More important is to look at the weakness
और the element जिसको आपने डिस्क्राइब किया है, they have a lot of weaknesses, and one of the major weaknesses of the Pakistan army is this overconfidence, haughtiness जो है, ठीक है, कि हमसे बढ़ के कोई नहीं है दुनिया में. The moment you have, आज भी मतलब उनको कितनी दफे उनकी डिफीट हुई है, at every stage in history of the last 75-76 years they have been defeated in battle, but पाकिस्तान आर्मी कभी वो नहीं होती है. they never sort of do an introspection to see क्यों हुआ ये, what has happened. They always want to then re-adopt an aggressive approach. चलिए, offensive aggressiveness and offensive kind of an approach is very, very good for an army, but you have to balance it with a tremendous amount of understanding. अब कारगिल देखिए आप, मुशर्रफ साहब ने सियाचिन को कट करने के लिए कारगिल का इलाके को चुना कि द्रास का इलाका मैं अगर यहां पर चढ़ जाऊं, हावी हो जाऊं, यहां से आर्मी को ना आगे जाने दूं, तो सियाचिन में आखिर में हम मार्च इन करके और बॉडीज उठाएंगे इंडियन आर्मी की ट्रूप्स की. दिस इज द अप्रोच ही हैड. मतलब कॉन्फ्लिक्ट इनिशिएशन जबरदस्त, कि चढ़ गए कारगिल की हाइट्स पर, चढ़ गए, चोरी छुपे चढ़ गए ऊपर, विंटर वेकेटेड पोस्ट को ऑक्यूपाई कर लिया, सब कर लिया, और उसके बाद they never realized, they never thought what will the Indian army do. वो सोचा कि हम बैठे चूड़ियां पहनकर हम बैठे रहेंगे यहाँ पर. when the offensive started from the Indian army, then they panicked. और उन्होंने कभी, they had never thought of a plan B. They had never thought of conflict termination. These are some of the characteristics of the Pakistan army. Initiation में बहुत जबरदस्त, टर्मिनेशन में बिल्कुल जीरो. अब कौन सी सेन आर्मी बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में कौन सी सेन आर्मी ऐसी शुरुआत करती अपने ही देश में, अपने ही लोगों के खिलाफ ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दी, इंटेलेक्चुअल्स को मारना शुरू कर दिया. है आपके पास 4 डिवीजन वहां पर, ठीक है, एक आर्मर्ड रेजिमेंट तक नहीं है, मुश्किल से 1 या 2 स्क्वाड्रन हवाई जहाज के हैं वहां, और आप ये सब कर रहे हैं जब आपको मालूम है कि भारत आपके चारों तरफ, इर्द गिर्द चारों भारत बैठा है. Which right thinking general would have ever thought of doing a thing like that? I am only digging deeper and deeper into the psyche of the Pakistan army. ठीक है, अब जो जब सब खो बैठेंगे और 77 में जियाउल हक साहब आए, तो जियाउल हक साहब की जो ईगो थी, टिपिकल हाई लेवल कैवलरी ईगो जो थी उनकी, उसको उन्होंने सामने रखकर और शुरुआत की ये ऑप्टोपैक, द वेरी फेमस ऑप्टोपैक, के चढ़ जाओ भारत के अंदर, ठीक है, वी विल, दैट हैज ऑलवेज बीन देयर पॉलिसी टू ट्राई एंड ब्रिंग अबाउट अ पीपल्स रेवोल्यूशन. वो समझे थे 47-48 में भी यही समझे थे कि हम एक पीपल्स रेवोल्यूशन करेंगे, नहीं कर पाए. 65 में जिब्राल्टर का में यही था उनका कि जाकर हम रेडियो स्टेशन उनको टेक ओवर करेंगे, वहीं से अनाउंस करेंगे, पूरे कश्मीर के आवाम जो है वो हमारे साथ हो जाएगी. वो भी नहीं हुआ, 71 में भी नहीं हुआ. अब जब 87 में उन्होंने कोशिश की इलेक्शंस के बाद 89 में चढ़ने की, यस ओके, टू सम एक्सटेंट सेपरेटिज्म बढ़ा था तब, बट they couldn't take it to its termination anyway, and they're still at it. They think that the doctrine of 1,000 cuts will continue to give them dividends for long. They haven't thought of the termination part, not realizing कि जो तौर तरीके वो इस्तेमाल कर रहे थे, the very same terrorists that they were using for all this will come back to hit them also. So today they are suffering a backlash of exactly that. That is what the Pakistani state is suffering from today. My only fear is कि इन सब चीजों के बाद, जैसे हमने देखा है कि पाकिस्तान में जब ये आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था, और उस वक्त भी वो अक्यूज कर रहे थे कि ये भारत का खेल है, भारत ने इसको इंस्टिगेट किया है, भारत ने इसको स्पॉन्सर किया है, उस वक्त भी यही कह रहे थे वो. और उन्होंने जबरदस्त ऑपरेशन शुरू किया उस वक्त, ज़र्ब-ए-अज़्ब 4 साल चला वो ऑपरेशन. साथ में उसके एक रद्दुल फसाद था, जो बेसिकली इट वाज टू काउंटर ऑल द नेटवर्क्स व्हिच वर सपोर्टिंग द टेररिस्ट एट दैट टाइम. ये 2 ऑपरेशन बड़े चलाए उन्होंने. मुझे ये डर है, हर वक्त लगता है कि आफ्टर अ बिग एक्ट
कहीं वो ना सोचें कि रिट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, ये भारत ने ही किया होगा और भारत के खिलाफ करें कोई बात। तो that is something that we have to be very, very careful of, because there are people with minds on the other side which don't work without, they don't really rationalize the end result of the actions that they are taking. अभी भी आप देखेंगे, या आप एक चीज से देख लीजिए, मेरा आखिरी पॉइंट ये, एक चीज अगर आप देख लीजिए, पाकिस्तान का अप्रोच काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में, काउंटर इंसर्जेंसी तो नहीं, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के अंदर आप अप्रोच देखिए, कहीं आपने कभी नाम सुना है ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स का? आप मुझसे कितनी आपकी बातें हुई हैं, मेरे साथ कितना डिस्कशन हुआ है आपका ऑफलाइन इन अदर प्लेसेस, आपने मुझसे हर दफे यही सुना है कि हाउ आवाम के साथ कैसे डील करते हैं, हाउ टू डील विद द पीपल, हाउ टू स्ट्रेंथन द बेस ऑफ द आर्मी विद द पीपल एटसेट्रा। क्योंकि हम हर दफे आपको ये कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पीपल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पीपल। पाकिस्तान के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता नहीं कहाँ है। Where do they identify the center of gravity? Because they never go to the people. All they believe is in using the weapon. And the weapon can give you a temporary result, not a permanent one. सर आपने मेरे प्रश्न का अगला जो मेरा आ रहा था सर, उसका आपने उत्तर स्वयं दे दिया सर पहले, कि आप बिकॉज यू वर इन कश्मीर, बहुत वॉलेटाइल टाइम्स थे सर, जो ऑपरेशन सद्भावना की एक थ्योरी थी, और उसको भी लेके क्रिटिसिज्म चलता था सर कि क्यों नहीं हम सीधे, व्हाई डोंट वी स्मैश देम अपार्ट। ये पाकिस्तान आर्मी सर, इनका काउंटर टेररिज्म जो अप्रोच मेरी समझ में आता है सर, किलिंग अ फ्लाई विद अ स्लेज हैमर, ये कहीं ह्यूमैनिटेरियन दूर दूर तक नजर नहीं आते। पर आपने एक प्रश्न अभी अपने आपके उत्तर में मैं सुन रहा था सर, बांग्लादेश की बात आपने कही। मैं जब पाकिस्तान को, आज के पाकिस्तान को देखता हूं तो बहुत समानता मुझे दिखती है 1971 से, 71 से सर। उस समय भी मुजीबुर रहमान को इलेक्शन जीतने के बावजूद उन्होंने जेल में डाला, वहां की आवाम पे बेइंतहा उनके ऊपर जुल्म किए, हिंदू मुस्लिम सबके ऊपर वहां पे किए, और मिलिट्री फिर रूल कर रही थी, अयूब खान, याया खान, वो पूरी मिलिट्री रूल कर रही थी। आज भी सर जो सबसे पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान के, इमरान खान, उनकी जो भी सोच हो वो अपनी जगह है, पर सबसे पॉपुलर वोट वाइज है, वो जेल में है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है, और आर्मी फिर उसी अप्रोच पे चल रही है कि वो वही किलिंग अ फ्लाई विद अ स्लेज हैमर, कि हम इनको तोड़ करके रख देंगे, कहीं ना कहीं उनके मन में ये है। सर डू यू सी एनी सिमिलैरिटी इन दोनों जो पीरियड आ रहे हैं, और ये पॉसिबिलिटी सर, ऑल्दो हाइपोथेटिकल है, आर दे ब्रेकिंग अपार्ट? देखिए, एक चीज तो वील हैव टू कीप इन माइंड दैट 1971 का माहौल कुछ और था। फिजिकली ईस्ट पाकिस्तान वाज 1500 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, तो इसलिए मिलिटरली आप पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता था। द इंडियन कैंपेन इन बांग्लादेश वाज अ ब्रिलियंट कैंपेन, but it was up against an opposition which could not be reinforced under any circumstances at all. तो बांग्लादेश को तो वो खो बैठे, मतलब ईस्ट पाकिस्तान को खो बैठे, बांग्लादेश तो बन गया। यहाँ पर कंटिन्यूटी है, पूरा देश साथ साथ है। इनको खतरा है अफगानिस्तान का भी ऑन वन साइड, जैसे आप कह रहे हैं कि इनको अभी तो इनके लिए तो टू साइडेड वो हो गया है, डबल थ्रेट जिसको कहते हैं आप, टू फ्रंट वॉर पे है सर। टू फ्रंट थ्रेट। भारत के लिए तो टू फ्रंट थ्रेट और थ्री फ्रंट थ्रेट की भी बात कर रहे थे कुछ दिन पहले, बट अभी पाकिस्तान के लिए टू फ्रंट एंड 2.5 फ्रंट इज बिकम अ रियलिटी फॉर पाकिस्तान टू। अगर आप देखें तो अफगानिस्तान बॉर्डर इज एब्सोल्युटली लाइव, डुरान लाइन भी बहुत एक्टिव है, और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी वॉर तालिबान की तरफ से थ्रू तहरीक तालिबान पाकिस्तान चल रहा है इन द नॉर्दर्न एरियाज, not the northern area, sorry, in the area of Khyber Pakhtunkhwa, you know, other portions of Punjab, northern Balochistan and things like that. और बलूचिस्तान भी साथ में एक्टिव है, साथ में एंटी शिया ग्रुप्स भी वो भी एक्टिव हैं, और बैठे हुए हैं वहां पर लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद। एक खबर उड़ती भी आई थी आज सुबह कि शायद हाफिज सईद को भी कुछ हो गया है वहां पर। वी स्टिल डोंट नो, सो वी विल नॉट डिस्कस दैट इशू। तो देयर इज टर्बुलेंस, देयर इज ट्रेमेंडस टर्बुलेंस हियर इन पाकिस्तान। ये टर्बुलेंस आई मीन ये काफी सालों से चला आ रहा है, और हम देख रहे हैं हालांकि बीच बीच में एक स्पर्ट्स ऑफ पॉजिटिविटी डू कम आउट। फॉर एग्जांपल परसों मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की एकदम से इकोनॉमी में इजाफा आया है, एंड दैट
this year it could lead to a 3% growth, which is not bad if you really look at it. If you're coming out, if you're a nation with nothing in the coffers at all, and you are actually taking a $6 billion loan to pay back loans, then a 3% growth is not bad. And your contributions are coming from the diaspora, which is outside. तो वहां से remittances आ रहे हैं, सुना तकरीबन 25-26 बिलियन डॉलर के remittances आ रहे हैं, तो पैसा इनके पास वापस आ गया है. Somehow lot of drug money, lot of black money, इस तरह से पैसा, economy is in doldrums, the organized economy is in doldrums, but there are lots and lots of parallel tracks of the economy which keep functioning, which keeps Pakistan afloat. So I don't think much of the world takes Pakistan very seriously, except for the fact that it is still a nuclear armed state. भाई न्यूक्लियर आर्म्स तो है उनके पास, और इतने डिस्पैरेट ग्रुप्स हैं यहाँ पर के मालूम नहीं कि अगर कल कुछ हो गया तो किसके हाथ में क्या पड़ेगा, one doesn't know. It's from that angle that the world keeps looking at Pakistan. What are we looking at in the future now? क्या मतलब आपका, मैं प्री सपोज कर रहा हूँ क्वेश्चन पहले ही, कि क्या रवैया इनका होगा? How will they respond to what has happened in Balochistan at the moment? To my mind, क्योंकि इतना बड़ा धक्का पाकिस्तान आर्मी को पड़ा है, it's not that 150 children have died, it is that the Pakistani soldiers have died. And पाकिस्तान की आर्मी की ईगो बहुत बुरी तरह से पिटी है इसके अंदर. उसकी वजह से ये मुझे तो लगता है हाथ धोकर पीछे पड़ेंगे, and they will get into Balochistan, something like a operation Zarb-e-Azb 2, focused on Balochistan. Do they have the troops? A lot of people tell me कि troops कहाँ हैं, इनके पास troops है ही नहीं उसके लिए. The last time that they launched Zarb-e-Azb, they had even brought in troops from Kashmir. कश्मीर की फॉरवर्ड डिफेंस जो डेप्थ जो बटालियन यूनिट्स थी उनको निकाल के ये लोग लाए थे वहां से. फ्रंटियर कांस्टेबलरी को इन्होंने फ्रंट लाइन पोजीशंस में पंजाब में डाला और वहां से रेगुलर आर्मी को निकाला. एट वन टाइम 1/3 ऑफ द ब्रिगेड्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी वर इन्वॉल्व्ड इन Zarb-e-Azb. तो ट्रूप्स हैं इनके पास, ऐसी बात नहीं है. इसको if they are looking at trying to terminate the Baloch insurgency by physical means, then चढ़ेंगे ये सब लेकर. How much will they invoke the response of the world? Because इन्होंने पहले भी हेलीकॉप्टर शिप्स, गन शिप्स इस्तेमाल की हैं, इन्होंने आर्टिलरी टैंक्स और ICBs भी इस्तेमाल किए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, मगर somehow the world was quite oblivious of all this. कुछ किसी ने इनके खिलाफ स्ट्रक्चर्स नहीं पास किए, कुछ नहीं किया. And the United States continues to be, well, I'm not saying favorably disposed, but the United States somehow comes back as a friend of Pakistan under most contingencies. So that's the way I look at it. सर इस पर थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है सर, ये जो बलोच विद्रोह कहा जाए जिसको सर, कि अभी तक की जो पिछली हिस्ट्री थी सर, 3-4 साल पहले तक सर, वो कुछ सरदार, उनके जो ट्राइबल लॉर्ड्स होते थे सर, वो इस इंसर्जेंसी को लीड करते थे. इंसर्जेंसी तो गलत वर्ड है सर, इस सेपरेटिस्ट मूवमेंट को. पिछले साल, 1.5 साल 2 साल से सर इसमें वहां का जो मिडिल क्लास तो नहीं कहना चाहिए सर, एजुकेटेड लॉट आया है सर. वकील हैं, इंजीनियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इवन विमेन. तो ऑब्वियसली सर उस नेशनलिज्म का चेहरा, वो फ्यूडल वो लॉर्डिज्म जिनको वहां सरदार कहते हैं, उससे बदल करके कुछ नेशनलिस्ट अप्रोच आ रहा है सर. विल दिस मेक अ डिफरेंस? क्योंकि ये सर ये सोशल मीडिया सवाई भी है सर. दीज पीपल, मतलब अब जो खबर अमेरिका तक नहीं पहुंचती होगी सर, अब तो कुछ ही क्षण में पहुंच रही है. सो विल दिस मेक अ डिफरेंस सर, जो पाकिस्तानी आर्मी का अप्रोच होगा और उसका काउंटर होगा? लास्ट 2-3 दिन में, 4 दिन में मैं देख रहा हूं कि जितने लोग मेरे साथ डिस्कशन पे आए हैं हैव बीन मेंबर्स ऑफ द बलोच डायस्पोरा. कोई लंदन में बैठा है, कोई यूनाइटेड स्टेट्स में बैठा है, एंड ऑल आर फेयरली रैशनल इन देयर थिंकिंग, क्वाइट आर्टिकुलेट. अंग्रेजी बोल रहे हैं सब, अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं, very nationalistic, and they're not, they're not taking that angry approach of abusing Pakistan and things like that. I was very positive, and therefore much more positively inclined towards people of that kind. The people who lose their tempers, even on television and things like that, obviously are not the kind of people who are rationalist in their thinking.
आपने बिल्कुल सही कहा, नेशनलिज्म इज कम टू द फोर इन बलूचिस्तान। ये पहले जो पिछले मैं समझता हूँ 5-6 साल में जो देख रहा था मैं, उस वक्त ये बड़ा ट्रांजैक्शनल काइंड ऑफ मूवमेंट था। I didn't take them so seriously also at that time. But as they started targeting the Chinese and थोड़ा और ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ इनका होने लगा, and as the figures which you have just quoted just now are completely obverse. मतलब there are more service personnel who have died rather than the rebels who have been killed. So obviously they have not done a bad job as far as their aim is concerned. I'm not supporting anyone, not this side, neither that side. All I'm saying is that from a professional angle, it seems that the Baloch people and the Baloch Liberation Army has got its act together. And that may be not a very good conclusion that I'm coming to for the Pakistan Army. Yes. Because leadership अब चाहिए अब. In these situations you need one leader. अब देखिए LTT को देखिए आप, श्रीलंका में एक आदमी आया, V Prabhakaran, Vellupalli Prabhakaran, how he converted the entire movement into something different. Anton Balasingham sitting in London, from there controlling the whole thing. I thought that was one of the movements which is most professionally done. इस तरह की चीज आप बैठकर यहाँ भी कर सकते हैं. In Quetta, around Quetta and those built-up areas around Quetta, you can do all this here, right? So I do think that the Pakistan Army will have to start taking this far more seriously than just thinking that they can use a hammer to swat a fly. That is not going to work this time. सर समय समाप्त हो रहा है सर. ये तो ऐसा विषय है सर, आप जब बोलते रहे तो लगता है कि सर सुनते ही जाए आदमी, पर समय एक ऐसा है जो हम लोग का हमेशा एडवर्सरी हो जाता है सर. पाकिस्तान आर्मी की एडवर्सरी चारों ओर है सर, हमारा समय हो जाता है एडवर्सरी. तो सिचुएशन सर फ्लक्स में है, इवॉल्व कर रही है सर, और जैसे जैसे इवॉल्व करेगी सर, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि सर आप थोड़ा समय हमें दें, हमारे साथ जुड़े और हमारी भी जरूर एनलाइटन करते हैं. जरूर मुझे काशी मंथन में भी आना है दोबारा, और आपका जरिया इस्तेमाल करना है. वी ऑलवेज एंजॉय दीज डिस्कशंस विद यू, एंड आई होप कि इसके जरिए लोग देखें हम लोगों को, और पर्टिकुलरली हिंदी स्पीकिंग लोग जो है ना, मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आती हैं. ये बहुत अच्छी चीज है कि हम बिल्कुल साधारण हिंदी बोलकर एक दूसरे के साथ इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं. थैंक यू सर, थैंक यू सर. शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी. जय हिंद, जय हिंद.